हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस लेक्चर सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। 2 दिन इसमें बीत चुके हैं, हाँ तीसरा दिन है, ठीक है। लंबा चैप्टर है, तो आज हम 2 टॉपिक्स इसमें ले रहे हैं इसी चैप्टर के। रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स, और क्या ले लेंगे, थोड़े से जो चेंजेस आगे यहाँ पे आए हुए हैं, यानी कि बहुत सारे चेंजेस हुए ना, उसी को देखते हुए चलेंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में भी काफ़ी चेंजेस हुए, वो देख लेंगे। 2 इसमें जो सब टॉपिक्स इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लेट द ब्रिटिश टू रिवर्स देयर पॉलिसी टूवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने जैसे ये क्रांति हुई थी 1857 की, उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ को रिवर्स किया। ठीक है, बिफोर 1857 दे हैड अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू एनेक्स द प्रिंसली स्टेट्स। दिस पॉलिसी वाज नाउ अबेंडेंड। यानी कि 1857 के पहले क्या होता था कि वो प्रिंसली स्टेट्स को उन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये वाली पॉलिसी को हटा रहे हैं। ठीक है, most of the Indian princes had not only remained loyal to the British but had also actively aided the later in suppressing the revolt. सबको पता है कि बहुत सारे जो इंडियन प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, वो क्या कर रहे थे, इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे और ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय पुट इट दे हैड एक्टेड एज अ breakwaters in the storm. Their royalty was now rewarded with the announcement that their right to adopt heirs would be respected, the integrity of the their territories guaranteed against future annexation. अब लॉर्ड कैनिंग क्या कह रहे हैं कि ये सब जो उन्होंने मतलब रिवोल्ट को दबाने में जो मदद की ना, तो उसके फलस्वरूप उनको क्या मिल रहा है, इन राजाओं को, इन राजकुमारों को क्या मिल रहा है, जो उनका अधिकार है कि वो किसी मतलब सन को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उनको दे दी। एक तरह से उनको रिस्पेक्ट मिल रही है कि हाँ ठीक है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और उनकी जो टेरिटरीज़ हैं, उनका जो राज्य है, वो उसका भी ख्याल रखा जाएगा जब फर्दर कोई उनका एनेक्सेशन होगा। एनेक्सेशन मतलब जब उस पर वो लोग कब्ज़ा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि आपने हमें मदद की थी, हम एक तरह से इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, तो हम आपका भी ख्याल रखेंगे। इस तरह के उनमें आपस में चल रहा है। मोरओवर द एक्सपीरियंस ऑफ द रिवोल्ट हैड कन्विंस द ब्रिटिश अथॉरिटीज दैट द प्रिंसली स्टेट्स कुड सर्व एज यूजफुल एलाइज एंड सपोर्टर्स इन केस ऑफ पॉपुलर अपोजिशन और रिवोल्ट। अब वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो कह रहे हैं कि आप एलाइज का काम कर सकते हैं। एलाइज मतलब होते हैं ना, जैसे कि कुछ मान लीजिए मेन स्टेट है, फिर उसके एक तरह से सहकारी कह सकते हैं ना, एक तरह से उनमें जुड़े हुए। ठीक है, जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब आगे आ जानिए। इट वॉज देयरफॉर डिसाइडेड टू यूज़ द प्रिंसली स्टेट एज फर्म प्रॉप्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉप समझते हैं, जिसके सहारे, जैसे बहुत सारे प्रॉप्स दे दिए जाते हैं, उससे डांस कर लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए रुमाल दे दिया उसके, तो उन्होंने क्या किया, ये इन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने क्या कि प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि वो इंडिया में रूल कर सकें। एज द ब्रिटिश हिस्टोरियन P. रॉबर्ट्स ने क्या कहा, टू प्रिजर्व देम एज अ बुलवर्क ऑफ द एम्पायर हैज़ एवर सिंस बीन अ प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। इनकी सारी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि कैसे इन प्रिंसली स्टेट्स का इस्तेमाल करना है, कैसे इनको एक भ्रम में ही रखना है। ठीक है, कि आपको आपका राज्य रहेगा, आप अपना हिसाब से करिए। ठीक है, देर perpetuation was however only one aspect of the British policy towards princely state. The other was that their complete subordination to the British authorities. मतलब complete subordination में ये सारे princely states रहेंगे ब्रिटिशर्स के, मतलब एक तरह से सहयोगी राज्य। ठीक है, while even before the revolt of 1857 the British had in practice interfered in the internal affairs of these states. In theory, they had been considered subsidiary but sovereign powers. This position was now entirely changed. As a prince of their continued existence, the princes were made to acknowledge Britain as a paramount power. In 1876, Queen Victoria assumed the title of Empress of India to emphasize British sovereignty over entire Indian subcontinent.
अब 1876 में क्या हो रहा है, जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन रही है। जैसे कि कोई राजा होता है तो उसके लिए एम्परर यूज़ होता है, तो क्वीन के लिए एम्प्रेस यूज़ होता है, ठीक है, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सॉवरेनिटी यानी जो ब्रिटिश संप्रभुता है उसको एक तरह से कायम रखा। कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जो हमारा देश है उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि उसमें सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कॉन्टिनेंट से थोड़े थोड़े मैच करते हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन लेटर मेड इट क्लियर दैट द प्रिंसेस रूल्ड देयर स्टेट्स मेरली एज एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब वो प्रिंसेस राजकुमार राज्य तो कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन क्या किस तरह हो रहे हैं, वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, किनके, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश क्राउन के। द प्रिंसेस एक्सेप्टेड देयर सबऑर्डिनेट पोजीशन एंड विलिंगली बिकेम जूनियर पार्टनर्स इन द एम्पायर बिकॉज दे वर एश्योर्ड ऑफ देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज रूलर्स ऑफ देयर स्टेट। इस शर्त पे एक तरह से इनके बीच आपस में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि ठीक है आप अपने अपने राज्य में राज्य करिए लेकिन हमारे सबऑर्डिनेशन में वर्क करिए, ये ब्रिटिशर्स का था। एज पैरामाउंट पावर द ब्रिटिश क्लेम द राइट टू सुपरवाइज द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दे नॉट ओनली इंटरफेयर्ड in the day-to-day administration through the residents but also insisted on appointing and dismissing minister and other high officials। यानी इन्हीं की चल रही है ब्रिटिशर्स ही, किसका क्या अपॉइंटमेंट होना है, ठीक है, किसका क्या मतलब कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, कैसे कह सकते हैं इनकी डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ओके फाइन। अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है। ऑन द वन हैंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हेल्प द रूलर्स suppress these movements. On the other they try to eliminate most serious of administrative abuses in these states। अब जहाँ जहाँ देखिए थोड़ा बहुत भी जहाँ जहाँ भी विद्रोह हो रहा है वहाँ पे एक तरह से सप्रेशन का काम भी ये लोग ही कर रहे हैं, इनके थ्रू ही कराया जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन। और जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत है थोड़े से कहते हैं ना वो थोड़े से कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दे दे करके इन राजाओं को, इन राजकुमारों को ब्रिटिशर्स बहला रहे हैं एक तरह से, और देश में पूरा पूरा अपना ही शासन चला रहे हैं। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ देख लीजिए क्या क्या थी। ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया एंड कंसिक्वेंटली देयर पॉलिसीज इन द सब कॉन्टिनेंट चेंज फॉर द वर्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद से उनकी पॉलिसीज़ और बेकार से बदतर हो गई, ठीक है। While before 1857 they had tried however half-heartedly and hesitantly to modernize India, they now consciously began to follow reactionary policies. As the historian Percival Spear has put it that the Indian government's honeymoon with progress was over। इन्होंने एक तरह से एक एनोलॉजी दी जैसे हनीमून की तरह चल रहा था, एक तरह से उसको हनीमून कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसके साथ पैकेज जाता है। तो पहले तो दिखा रहे थे कि हम मॉडर्न एजुकेशन ला रहे हैं, बहुत कुछ मॉडर्न करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे और प्रोग्रेस लाएंगे कंट्री में, लेकिन अब वो सब चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। वी हैव सीन हाउ द ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडिया एंड इंग्लैंड, द इंडियन आर्मी एंड द सिविल सर्विसेज वर रीऑर्गनाइज्ड टू एक्सक्लूड इंडियंस फ्रॉम एन इफेक्टिव शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हम देख चुके हैं कि कैसे उनको एडमिनिस्ट्रेशन से हटाया गया इंडियंस को, ठीक है। इंग्लैंड और देश हमारा जो इंडिया है उसमें कैसे सिविल सर्विसेज की जो सर्विसेज हैं उनमें इंडियंस को बहुत या तो बहुत कम हैं उसमें लोग, या बहुत उनके नीचे रखा गया एक तरह से। प्रीवियसली एट लीस्ट लिप सर्विस हैड बीन पेड टू द आइडिया दैट ब्रिटिश वर ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द इंडियंस फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट एंड दैट दे वुड इवेंचुअली ट्रांसफर पॉलिटिकल पावर इनटू देयर हैंड्स। पहले ये दिखाया जा रहा था कि उनको इंडियंस को लिप सर्विस दी जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है, उनको सिविल सर्विसेज में मतलब इंडक्ट किया जा रहा है ताकि वो देश को संभाल सके, गवर्नमेंट को समझ सके, लेकिन ये सब क्या था, बेकार की बातें थी, उनका ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। अब देखिए इसमें नया टॉपिक आ जाता है डिवाइड एंड रूल, ठीक है। क्या है, द ब्रिटिश हैज़ कॉन्कर्ड इंडिया बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिसयूनिटी अमंग द इंडियन पावर्स एंड बाय प्लेइंग देम अगेंस्ट वन अनदर। उनको पता था देश में बहुत सारा डिवीज़न है तो उसी का उन्होंने लाभ उठाया ब्रिटिशर्स ने और डिवाइड किया इंडिया को। उनको पता था इनमें एकता तो है नहीं, ठीक है। आफ्टर 1858 दे कंटिन्यू टू फॉलो दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय टर्निंग द प्रिंसेस अगेंस्ट द पीपल, प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप एंड अबव ऑल हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम। कास्ट को कास्ट से लड़ा दिया,
ग्रुप्स को ग्रुप्स के साथ लड़ा दिया, हिंदू को मुस्लिम के साथ लड़ा दिया, यही सब कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। द यूनिटी डिस्प्लेड बाय हिंदू मुस्लिम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड डिस्टर्ब द फॉरेन रूल। उनको पता था 1857 में उन्होंने यूनिटी दिखाई थी हिंदू मुस्लिम ने, अब इनको तोड़ना है तो उनको इस तरह से करना ही पड़ेगा। दे वर डिटरमाइंड टू ब्रेक दिस यूनिटी एज टू वीकेन द रेशनिस्ट नेशनल मूवमेंट। उनको पता था अगर ऐसा मूवमेंट फिर से आ गया तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। In fact, they missed no opportunity to do so. Immediately after the revolt, they repressed the Muslims, confiscated their lands and property on a large scale, declared Hindus to be their favorites. After 1870, this policy was reversed and an attempt was made to turn upper class and middle class Muslims against the national movement. पहले हिंदुओं को अपने उसमें कर लिया, फिर मुस्लिम्स के लिए कुछ लिया है, तो आपस में ही लड़ाते रहे, ये दिखाते रहे कि तुम्हारा हक वो मार रहा है, तुम्हारा हक, यही सब यहाँ चल रहा है। द गवर्नमेंट क्लेवरली यूज द अट्रैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस टू क्रिएट अ स्प्लिट अमंग द अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स अमंग द एजुकेटेड इंडियन। एक तरह से बंटवारा कर रहे हैं, कैसे कि कुछ को अपने यहाँ इंडक्ट कर ले रहे हैं, मतलब अपनी सर्विसेज में ले रहे हैं, और बाकी लोग को उनके अगेंस्ट खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैकवर्डनेस एंड द नियर एब्सेंस ऑफ सोशल सर्विसेज, एजुकेटेड इंडियंस डिपेंड मोस्टली ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन गवर्नमेंट सर्विस फॉर एम्प्लॉयमेंट। कुछ भी वहाँ है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं है अभी, नाम मात्र का है, तो सारा जो रोज़गार का जो भार है वो ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे ही है, यानी गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए बस यही इनका रहता है, मतलब यही इनको लग रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए इंडियंस को, ठीक है, जो एजुकेटेड हैं, ठीक है, फाइन। देयर वर फ्यू अदर ओपनिंग्स फॉर देम, दिस लेड टू कीन कॉम्पिटिशन अमंग देम फॉर द अवेलेबल गवर्नमेंट पोस्ट। द गवर्नमेंट यूटिलाइज दिस कॉम्पिटिशन टू फैन प्रोविंशियल and communal rivalry and hatred. It promised official favors on a communal basis in return for loyalty and so played educated Muslims against educated Hindus. अब educated Hindus को educated Muslims के साथ लड़ा दिया गया, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आ रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि वो ये कम पोस्टेड रख रहे होंगे और उसी में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं कि कौन कितनी पोस्ट होल्ड करेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस क्या थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एक्टिवली इंकरेज मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर 1833। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर स्टार्टेड in 1857 and higher education spread rapidly thereafter. Many British officials commended the refusal of educated India to participate in the revolt of 1857. सभी को पता है बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। But this favorable official attitude towards educated Indians soon changed because some of them had begun to use their recently acquired modern knowledge to analyze the imperialistic character of the British rule and to put forward demands for Indian participation in administration. But इसमें भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि अपनी ये नॉलेज यूज़ करके हम यहाँ से इनको उखाड़ फेंकें ब्रिटिशर्स को, ठीक है, अपने देश को आज़ाद करा पाएँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। द ऑफिशियल्स बिकेन एक्टिवली हॉस्टाइल टू हायर एजुकेशन एंड टू एजुकेटेड इंडियंस when the latter began to organize the nationalist movement among the people and founded the Indian National Congress in 1885। अब देखिए फाउंडेशन हो चुकी है INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस का। द ऑफिशियल नाउ टुक एक्टिव स्टेप्स टू कर्टेल हायर एजुकेशन। They sneered at the educated Indians whom they commonly referred to the बाबूस। वो समझ गए थे बहुत इससे भला होने वाला नहीं है, हमें देश को आज़ाद कराना है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सिर्फ सर्विसेज का कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह देंगे, इंडियंस को इंडियंस के बीच में ही लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Thus the British turned against that group of Indians who had imbibed modern Western education and who stood for progress and along the modern lines. Such progress was, however, opposed to the basic interests and policies of British imperialism in India. The official opposition to educated Indians and higher education shows that British rule in India had already exhausted whatever potential for progress it originally possessed. अब इनको समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ रहा है जो वेस्टर्न एजुकेशन ले चुके हैं उनकी आंखें खुल चुकी हैं, अब ये क्या हो सकते हैं, एक तरह हमारे लिए ख़तरा हो सकते हैं, तो उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान दे करके उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है जो उनकी चापलूसी कर सकें, उनको एक तरह से मुखबिरी कर सकें कहाँ क्या हो रहा है, और कोई भी रिवोल्ट, कोई भी नेशनल मूवमेंट खड़ा ना हो पाए, ये उनका मेन टारगेट था कि ऐसी कोई गतिविधि हो ना पाए। एटीट्यूड टुवर्ड्स द जमींदार्स देखिए, वाइल बीइंग हॉस्टाइल टू द फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेटेड इंडियंस, द ब्रिटिश नॉट टर्न्ड अप फॉर फ्रेंडशिप
ऑन टू द मोस्ट रिएक्शनरी ग्रुप ऑफ इंडियंस, द प्रिंसेस, जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ये बहुत सारे रिएक्शनरी ग्रुप्स बना सकते थे, इसलिए इनकी तरफ इन्होंने रुख किया ब्रिटिशर्स ने। कौन कौन लोग हैं? प्रिंसेस, जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी एग्जामिन्ड अबव द चेंज पॉलिसी through the towards the princes, an official attempt to use them as dam against the rise of popular and national movements के against उनको खड़ा किया जा सके। The zamindars and landlords too were placed in the same manner. For example, the lands of the most of the talukdars of Awadh were restored to them. The zamindars and landlords were now hailed as the traditional and natural leaders of the Indian people. अब इन्होंने एक नई रणनीति अपना ली है। कुछ लोगों को क्या किया है, उनके लैंड वापस कर दिए लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, स्पेशली जो तालुकदार्स ऑफ अवध थे उनको उनके लैंड से दिए गए हैं। ठीक है, ज़मींदार्स को एक तरह से जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी उनका एक तरह से टेरिटरी है, जहाँ पे उनका खेत खलियान जो भी है उनको दे दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको चलाइए। ठीक है, देयर इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस, क्या बता रहे हैं, देयर इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस वर प्रोटेक्टेड, उनके इंटरेस्ट और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। They were secured in the possession of their land at the cost of peasants and were utilized as counterweights against the nationalist-minded intelligentsia. ठीक है, समझ गए। The Viceroy Lord Lytton openly declared in 1876 that the Crown of England should henceforth be identified with the hope, the aspirations, the sympathies and interest of a powerful native aristocracy. एरिस्टोक्रेसी होती है जहाँ पे कुछ मतलब हाई मतलब कह सकते हैं ऑफिशियल्स ही पूरी इकॉनमी या पूरे देश को रन करते हैं। ठीक है, रूल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंड में, वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। The zamindars and landlords in return recognized that their position was closely bound up with the maintenance of British rule and became its forms. वही उनके सपोर्टर बन गए, जिनको लैंड मिल गया, जिन जमींदारों को उनका लैंड मिल गया, लैंडलॉर्ड्स को भी लैंड मिल गया और वो अपना देख रहे हैं अपने राज्य में। ठीक है, अब देखिए एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स जानिए क्या था। एज पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अलायंस विद द कंजर्वेटिव क्लासेस, द ब्रिटिश अबंडन्ड देयर प्रीवियस पॉलिसी ऑफ हेल्पिंग द सोशल रिफॉर्मर्स। अब वो सोशल रिफॉर्मर्स की हेल्प नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो जान रहे हैं कि कुछ बहुत हो सकता है। दे बिलीव दैट देयर मेजर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म सच एज एबॉलिशन ऑफ द कस्टम ऑफ सती एंड परमिशन टू विडोज टू रीमैरी हैड बीन अ मेजर कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब वो समझ पा रहे हैं कि यही सब कारण थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। ठीक है, दे देयरफॉर ग्रेजुअली बिगैन टू साइड विद द ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन एंड स्टॉप दे सपोर्ट टू द रिफॉर्मर्स। अब वो बिल्कुल भी सपोर्ट इन रिफॉर्मर्स का नहीं कर रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पुट इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी किताब है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो क्या लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस natural alliance of the British power with the reactionaries in India, it became the guardian and upholder of many an evil custom and practice which it otherwise condemned. वो पहले तो कंडेम कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, इनफैक्ट द ब्रिटिश वर इन दिस रिस्पेक्ट ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। वो कन्फ्यूजन में थे ब्रिटिशर्स कि क्या करें ना। इफ़ दे फेवर्ड सोशल रिफॉर्म्स and passed laws to this effect, the orthodox Indian opposed them and declared that the government of foreigners had no right to interfere in the internal social affairs of India. उनको पता चल रहा है जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के इंडियंस हैं वो ये सब प्रथाओं का विरोध तो करेंगे नहीं, वो तो उनका समर्थन में थे, और कुछ एजुकेटेड इंडियंस हैं, रिफॉर्मर्स है, वो इन सब प्रथाओं का विरोध कर रहे हैं। तो अगर उनकी साइड जाते हैं तो वो इस वाले पक्ष वाले एक रिवोल्ट खड़ा कर सकते हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोगों के अगेंस्ट हम जाते हैं, नए नए लॉज लाते हैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तो क्या होता है ये ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले नया रिवोल्ट खड़ा कर देंगे। इस तरह से उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, On the other hand, if they did not pass such law, they helped to perpetuate social evils and were condemned by socially progressive Indians. It may, however, be noted that the British did not always remain neutral on social questions by supporting the status quo, यानी तदर्थ जो होता है, they indirectly gave protection to existing social evils. एक उन्होंने क्या किया, social evils को एक तरह से protection देना शुरू कर दिया, जो भी कुरीतियाँ थी उनको protection मिल रहा है। Moreover, by encouraging the casteism and communalism for political purposes, they actively encourage social fragmentation and backwardness. उन्होंने social fragmentation का मतलब होता है जो socially बहुत सारी चीज़ें fragments में divided थी, यानी छोटी छोटी चीज़ों में divided थी। जो social fabric था, ताना बाना था, वो disturb करने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों को बनाए रखा। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, backwardness को ही support कर रहे हैं। ठीक है, extreme backwardness ऑफ सोशल सर्विसेज देखिए क्या है। वाइल सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ
Water supply and rural roads made rapid progress in Europe during the 19th century. In India, they remained an extremely backward level. यूरोप में तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इंडिया में बैकवर्ड लेवल पे है. The government of India spent most of its large income on the army and wars and the administrative services. ज़्यादातर खर्चा कहाँ हो रहा है? आर्मी और वॉर में खर्चा हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में हो रहा है, और सोशल सर्विस तो कुछ भी किया ही नहीं जा रहा उस क्षेत्र में. फॉर एग्जाम्पल, इन 1886 of its total net revenue of nearly rupees 47 crore, the government of India spent nearly rupees 19.41 crore on the army and rupees 17 crore on civil administration. ये डाटा है. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च हो रहा है? 17 करोड़ खर्च हो रहा है, और आर्मी में 19.41, ठीक है, खर्च हो रहा है. बट लेस देन 2 करोड़ ऑन एजुकेशन. 2 करोड़ से भी कम एजुकेशन में खर्च हो रहा है, मेडिसिन में, पब्लिक हेल्थ में, और 65 लाख केवल इरिगेशन में, ठीक है. लेबर लेजिस्लेशन क्या है देखिए. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन इन द 19th सेंचुरी वाज मिजरेबल. बहुत ही दयनीय स्थिति में थी वर्किंग कंडीशंस, ठीक है. दे हैड टू वर्क बिटवीन 12 to 16 आवर्स अ डे एंड वाज नो वीकली डे ऑफ रेस्ट. यानी कि उनको 12 से 16 घंटे काम कराया जा रहा है लेबरर्स से, और उनको कोई वीकली ऑफ भी नहीं मिल रहा है. वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर्क द सेम लॉन्ग आवर्स एज मैन. द वेजेस वर एक्सट्रीमली लो, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 20 रुपी पर मंथ. 4 से 20 रुपये के बीच में उनका वेज डिटरमाइंड है, इससे ज़्यादा उन्हें मिल नहीं रहा. वर्क ऑन मशीन्स वॉज हैजार्डस. मशीनों में वर्क बहुत लॉन्ग आवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट्स भी कॉमन थे, ठीक है, फाइन. अब इसी दौरान क्या हो रहा है? द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास हो रहा है. कब पास हो रहा है? 1881 में पास हो रहा है. द एक्ट प्राइमरली डील्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर को डील कर रहा है ये एक्ट. इट लेड डाउन द चिल्ड्रन बिटवीन 7 years and 12 years ऑफ एज वुड नॉट वर्क फॉर मोर देन 9 hours a day. ये लॉ क्या बता रहा है कि जो चिल्ड्रन है 7 से 12 वर्ष की उम्र में, उनको 9 घंटे से ज़्यादा काम ना कराया जाए, ठीक है. चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेट 4 holidays इन अ मंथ. चिल्ड्रन को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी एक महीने में, ठीक है. द सेकेंड फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ? 1891 में पास हुआ. इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड फॉर वीकली हॉलीडे फॉर ऑल वर्कर्स. वीकली हॉलीडे सबके लिए अब यहाँ पे मिल चुका है वर्कर्स के लिए. वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन वर फिक्स्ड एट 11 hours पर डे. वुमेन के लिए वर्किंग आवर्स 11 कर दिया गया है. वेयर डेली आवर्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन वर रिड्यूस टू 7, और चिल्ड्रन के लिए 7 hours कर दिया गया है, ठीक है. आगे जानते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव प्लांटर्स फुल हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है. पास पीनल लॉज इन 1863 में पीनल लॉज बनाए जा रहे हैं, 1865 में, 1870 में, 1873 में, 1882 में, टू इनेबल देम टू. ये सारे ईयर्स भी चेंजेस लाए जा रहे हैं. वंस अ लेबरर हैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू गो एंड वर्क इन प्लांटेशन, ही कुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू सो. एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेबर का कि कहाँ काम करना है प्लांटेशन, तो वो उसको भंग नहीं कर सकता था. एनी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय लेबर वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस. एक उसको दंडनीय अपराध बना के क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया था. द प्लांटर ऑल्सो हैविंग द पावर टू अरेस्ट हिम. अरेस्ट भी हो सकता था, ठीक है, समझ गए. अब देखिए यहाँ पे और क्या जान लीजिए. द इंडियन प्रेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस आ जाइए, ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे वो जानिए. द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड दस इनिशिएटेड द डेवलपमेंट. मॉडर्न प्रेस बन चुकी है मॉडर्न प्रेस. द एजुकेटेड इंडियंस हैड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रेस कुड प्ले अ ग्रेट रोल इन एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये एक अच्छा माध्यम बन सकता है ताकि लोगों में एजुकेट कर सके, पॉलिसीज़ बता सके क्या क्या हैं, कॉमन मैन तक अपनी बात पहुँचाने का एक माध्यम बन गया, ठीक है. आगे जानिए. अब इसमें क्या हो रहा है? द एजुकेटेड इंडियंस हैड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड दैट press could play a great role in educating public opinion and influencing the government policies through criticism and censor. Ram Mohan Roy, Vidyasagar Dadabhai Naoroji, Justice Ranade, Surendranath Banerjee, Lokmanya Tilak, G. Subramaniam Iyer, C. Karunakara Menon, Madan Mohan Malvi, Lala Lajpat Rai, Bipin Chand Pal and other Indian leaders played an important role in starting newspapers and making them a powerful political force. उन सारे लोगों ने सारे अपने अपने पत्र निकाले, पेपर्स निकाले ताकि एक जन चेतना ला सकें वो. द इंडियन प्रेस वॉज फ्रीड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय चार्ल्स मेटकैफे इन 1835. इंडियन प्रेस को एक तरह से जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उससे रिलीज़ कराया गया. किसने किया? चार्ल्स मेटकाफे ने. दिस स्टेप वॉज वेलकम इंथुसियास्टिकली बाय एजुकेटेड. बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस स्टेप को
इंडियंस ने, ये जो एजुकेटेड लोग थे, ये जो पत्र वगैरह पत्रिकाएं वगैरह निकाल रहे थे, न्यूज़पेपर निकाल रहे थे, इन्होंने इस स्टेप को अच्छे से गर्मजोशी से एक्सेप्ट किया, इस तरह से स्वागत किया. इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई दे हैड फॉर सम टाइम सपोर्टेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. यही कुछ कारण था कि कुछ समय के लिए ब्रिटिश रूल को भी उन्होंने सपोर्ट किया. ठीक है. फॉर नियरली 25 ईयर द इंडियन प्रेस एंजॉयड कंसिडरेबल. 25 साल तक प्रेस ने अच्छा फ्रीडम एंजॉय किया. बट द राइज ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स आफ्टर 1905 वंस अगेन लेट द इनैक्टमेंट ऑफ रिप्रेसिव लॉज इन 1908 एंड 1910. लेकिन 1905 के बाद क्या हो रहा है, 5 में ही क्या हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट आ रहा है. ठीक है. बायकॉट बहुत सारे हो रहे हैं. तो फिर क्या हुआ, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ फिर प्रेस पे ला दी गई हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी हम 1-2 टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, कल करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए. रैशनल एंटागोनिज्म हम कल देखेंगे और 1-2 टॉपिक और हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा. कल मिलते हैं. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.